नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के बारे में बताएंगे और ये आपदा प्रबंधन आपके शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में तो है, इसके साथ ही पूरे ये दुनिया में काम आता है। हर जगह आपदा आती है, जहाँ जहाँ पर आपदा आती है वहाँ पर प्रबंधन होता है, तो ये आप जानिए। और कहीं पर भी आपदा हो तो उसमें आप सभी लोग सहयोग करें। तो सुनिए, तो आपदा प्रबंधन जो है, पर्यावरणीय आपदाओं की बात करते हैं तो पर्यावरणीय आपदाओं का संबंध मानव और प्रकृति दोनों से होता है। इन उपद्रवों के पीछे जो प्रमुख भूमिका होती है मनुष्यों की होती है, क्योंकि जो कुछ जिम्मेदार होता है सब मनुष्य मनुष्य कुछ ना कुछ करता है जिससे आपदाएं आती हैं। तो आपदाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक जो प्रकृतिजन्य आपदा होती है और दूसरी मानव जन्य आपदा होती है। प्रकृति में जो प्रकृति द्वारा करती है, जो कहते भगवान ने सब किया, तो प्रकृतिजन्य आपदा में आता है बाढ़, भूकंप, वनाग्नि, सूखा, महामारी, तूफान, अतिवृष्टि। ये तो प्रकृतिजन्य होती है। और मानव में, मानव जैसे हिंसा, दंगे फैलाता है, आतंकवाद है, मारपीट है, लूटपाट है, सांप्रदायिक हिंसे हैं। तो ये सब जो है, जैसे आपका किसान आंदोलन में जो लाल किला में सब हुआ, तो ये जो आपका जो है आपके दंगे हो गए। इसी प्रकार सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुसलमान के जो दंगे होते हैं सांप्रदायिक दंगे होते हैं। जैसे सिख का जो 1984 में दंगा हुआ था, तो ये सब सांप्रदायिक दंगे कहलाते हैं। और अभी आप जो है देख रहे हैं कि बड़े भारी जो आपके साइक्लोन्स आए, चक्रवात आए। तो आप हमें बताइए कि जो पश्चिम बंगाल में चक्रवात आया था उसका क्या नाम था, और जो अभी उड़ीसा में आया है उसका क्या नाम था। तो दोनों के नाम हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी से लिखिए। अब आगे की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें कारण कौन कौन से उत्तरदायी कारण हैं, तो सबसे ज्यादा मुख्य उत्तर कारण जो बात करते हैं तो मनुष्य ही है, तो मानव ही है। तो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मानव ही है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव की असावधानी एवं स्वार्थवादी कारण पर्यावरणीय आपदाओं को प्रोत्साहन मिलता है। अब जरा डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रकृतिजन्य आपदाओं की बात करेंगे तो प्रकृतिजन्य आपदाओं की श्रेणी में वे सभी दुर्घटनाएं आती हैं जो प्राकृतिक आपदा के रूप में पाई जाती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा आदि। तो इनमें जैसे आप जानते हैं, बाढ़ की बात करते हैं तो बाढ़ क्या होता है, बाढ़ में जो है पानी बहुत ज्यादा बरसता है, और जब पानी ज्यादा बरसता है या समुद्र में ज्यादा ज्वार भाटा आता है तो बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। जो बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो उसमें अपार धन संपत्ति नष्ट होती है, और कभी कभी जो है जन जीव की भी नष्ट होती है। तो वन रोपण लगा सकते हैं, वन संरक्षण के द्वारा हम जो है बाढ़ प्रकोप को कम किया जा सकता है। सबसे ज्यादा कारण वनों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है उसके कारण वनों का विनाश हो रहा है। वनों के विनाश से ही ज्यादा बाढ़ आ रही, आपदाएं ज्यादा आ रही हैं। दूसरी बात करते हैं भूकंप की। तो भूकंप आप जानते हैं कि भूकंप जो है प्राकृतिक जो है तांडव प्रकृतिजन्य आपदा का द्वितीय प्रकार है। इसके द्वारा समय समय पर मानवीय जीवन की हानि होता है। गुजरात में भूकंप, उत्तरकाशी का भूकंप भारतीय इतिहास के प्रकृतिजन्य आपदाओं का प्रमुख घटना है। जापान में तो भूकंप आते रहते हैं। इस समय देखते हैं आप, बहुत सारे भूकंप आते ही रहते हैं। तो भूकंप जो है पदार्थों के खनन, औद्योगिक हलचल के भी कारण भूकंप आता है। जब संसाधनों पर मानवीय बोझ बढ़ने लगता है तब भूकंप जैसी घटनाओं से प्रकृति द्वारा इसको कम किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर जो प्रकृति होती है संतुलन चाहती है, और जब असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो प्राकृतिक आपदाओं द्वारा संतुलन को और बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं सूखा की। सूखा
जब कम वर्षा होती है तो सूखा होती है, ठीक है ना। एक कहावत है, आपने सुना होगा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अब की अति की भली न धूप। मतलब ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है और ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता, और ज्यादा जो है बरसना भी नहीं अच्छा होता है, और ज्यादा धूप भी अच्छा नहीं होता है। तो जब वर्षा ऋतु में जो है ज्यादा पानी बरसता है तो आपका अतिवृष्टि हो जाता है, और जब कम बरसता है तो सूखा जैसे माहौल हो जाते हैं। तो अगर जब सूखा होता है तो संपूर्ण कृषि उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे जो है अकाल की स्थिति बन जाती है। जानते हैं कि आप भारत एक कृषि प्रधान देश है, और अगर कृषि ही नहीं होगी, खेती उत्पादन नहीं होगा, तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, और अकाल के कारण मृत्यु की स्थिति हो जाती है। और ये सूखा आप जानते हैं कि बहुत जमाने से चलता था। वर्षा के अभाव में अकाल और सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी पेड़ों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो वनों के अभाव में वर्षा का भी जो है अभाव हो जाता है। अतः इसमें भी जो है वन लगाए जाए, जिससे वन क्या करते हैं, वर्षा को खींच कर लाते हैं, दबाव उत्पन्न करते हैं, और इससे वर्षा आती है। चौथी बात करते हैं महामारी की। जैसे महामारी होती है तो ये भी प्रकृति जन्य और मानव जन्य बीमारी होती है, क्योंकि आप इसमें जैसे कोरोना को विश्वव्यापी महामारी घोषित कर दिया गया है। पुराने जमाने में बहुत सारी महामारी आई थी, प्लेग आया था, है ना। तो अब जैसे ब्लैक फंगस है, ये सब एक महामारी घोषित हो गई है। तो जब पर्यावरणीय असंतुलन, जनसंख्या वृद्धि जो ज्यादा हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे वायुमंडल में जहरीली गैसों का एकत्रित होना, वनों की कटाई, संसाधनों का अधिकतम होना आदि जो है अनेक प्रकार की जिससे बीमारी होती है। और जनसंख्या नियंत्रण करने का कार्य प्रकृति करती है। जैसे एड्स एक बीमारी है जिसका कोई उपचार नहीं है, तो इसके बचाव इसका उपचार है, तो जो मानव जीवन को हानि करती है। जैसे आप देख रहे हैं कोरोना में करोड़ों अगर पूरे देश में देख लें, पूरे विश्व में, तो करोड़ों लोगों को जनजीवन की हानि हुई है। अब बात करते हैं तूफान की। तूफान भी दो प्रकार के होते हैं। एक समुद्री तूफान होता है जो कि समुद्र में उठता है, और एक समुद्र तटीय जनजीवन को हानि पहुंचाता है। अभी आप देखते हैं तूफान आया आपका उड़ीसा और बंगाल दोनों जगह काफी नुकसान हुआ। तो द्वितीय प्रकार के तूफान में तेज हवाएं चलती हैं जो कि बड़े बड़े भवनों वृक्षों को धराशायी कर देती हैं। इस प्रकार के दोनों ही तूफान पर्यावरणीय आपदाओं की श्रेणी में आते हैं जो कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती। सुनामी लहरों का भी कहर आज भी मानव मस्तिष्क पर पड़ता है। तो इस प्रकार का जैसे आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान में अनेक बार अपना रौद्र रूप दिखाया है। इसीलिए तूफान के द्वारा पर्यावरण अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। अतिवृष्टि, ज्यादा पानी बरसना भी जो है अभी बताया आपको हानिकारक होता है। तो यहाँ पर जो ज्यादा पानी बरसेगा तो बादल फट जाते हैं। जैसे आपने उत्तराखंड में जब केदारनाथ में ज्यादा पानी बरसा, बादल फट गए, और पूरी जो है केदारनाथ जो दुर्घटना हुई, कई सारे लोग जो है वहां पर मारे गए। तो इस प्रकार से अतिवृष्टि भी खराब होती है। अधिक वर्षा से बांध और जलाशयों का स्तर बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप से पानी निकलता है, अथवा जलाशय टूट जाते हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मानव जीवन की हानि होती है। वन की अग्नि, जो है जंगलों में आग लग जाती है, जिससे भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। वन कभी कभी मानव के असावधानी कारण या प्राकृतिक कारण जैसे घर्षण, बिजली के कड़कने से जंगल में आग लगती है, जिससे प्राकृतिक संपदा के स्रोत वन नष्ट हो जाते हैं, जिससे अपार धन हानि होती है, और जीवों एवं जंतुओं जो कि वन में रहते हैं उनका जीवन नष्ट हो जाता है। तो वन संसाधनों के नष्ट होने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सी जहरीली गैसों को पेड़ पौधे शोषित करते हैं। आप जानते हैं तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन तो पेड़ पौधे ही करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रकृतिजन्य आपदाएं हैं। अब मानव
मेड जो है मैन प्रोड्यूस्ड डिजास्टर जो है मानव जन आपदाएं कौन कौन सी होती हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो आज कल देखते हैं कि मानव अपनी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए दिन पर दिन जो जंगलों को काटता जा रहा है, प्राकृतिक चीजों को नष्ट करता जा रहा है, धन कमाने के लिए जो है भाग रहा है, तो ये सब जो है क्या हो रहा है, सब समस्याएं आ रही हैं। तो पहली बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो सबसे बड़ी है कि सबसे ज्यादा जितनी सारी जनसंख्या होगी उतनी देश में समस्याएं होंगी और उतनी ही ज्यादा जो है आपदाएं आएंगी। आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है तो इसके पीछे जनसंख्या दबाव ही कार्य करता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खनिज संसाधनों का अतिखनन आदि ऐसी समस्याएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या समस्या से जुड़ी होती हैं। जैसे वायु प्रदूषण को आप देखते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र कितना सारा बढ़ गया, और जितना सारा औद्योगिक क्षेत्र होगा, जितनी सारी फैक्ट्रियां होगी, उतना ज्यादा ही वहां पर प्रदूषण होगा, जिससे हमारे संसाधन भी नष्ट होंगे और मानव को प्रदूषित भी करेगा। दूसरी बात करते हैं शहरीकरण। अर्बनाइजेशन भी एक प्रकार की जो है मानव आपदा है। जितनी ज्यादा शहर होंगे उतने ज्यादा ही जो है गांव का विलुप्त होगा, और शहरीकरण प्रक्रिया में गांव के किनारे, शहर के किनारे किनारे गांव विलुप्त हो जाते हैं, और वहाँ की जो है जो प्राकृतिक चीजें हैं, खेती है, वन है, सब नष्ट कर देते हैं, जिससे भी आपदाएं आती हैं। नेक्स्ट है हिंसा। हिंसा में भी मनुष्य का बड़ा रोल है। भारतीय समाज में देखा जाता है, अपना देश देखते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि चीजों में बटा हुआ है। आपस में ही हिंदू हिंदू लड़ जाते हैं, मुस्लिम मुस्लिम लड़ जाते हैं, और कहीं ना कोई हिंसा फैला देता है, जिसके कारण भी आपदाएं आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूरे जन समूह को नष्ट होती है ना। कोई जैसे परमाणु बम छोड़ता है, परमाणु शक्ति होती है, तो ये भी सब हिंसा के कारण सब होते हैं। नेक्स्ट आता है दंगा, जिसे राइट्स कहते हैं। तो दंगा करना या दंगा भड़काना भी मानव जन उपद्रव का भयानक रूप है, क्योंकि जब व्यक्तियों से किसी धर्म या समुदाय के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है तो उसके प्रति नकारात्मक विचार रखने लगता है, और समय को पाकर व्यक्तियों की भावनाओं के नाम पर आए दिन दंगे भड़कते रहते हैं, जिससे धन की हानि होती है और आदमी भी खत्म होते हैं, जिससे जन की हानि होती है। तो इस प्रकार से जैसे आप जो है गोधरा कांड लिख लीजिए, तो ये भी एक प्रकार का दंगा है। अभी आपको बताया सिख धर्म का जो दंगा हुआ, इस प्रकार से कई सारे जो है दंगे होते हैं। नेक्स्ट है आतंक फैलाना। आप जानते हैं कि पाकिस्तान है, अन्य प्रदेश हैं जो आतंक को फैलाते रहते हैं, जिससे जन की हानि होती है, और कहीं पर बम फोड़ते हैं तो जन धन दोनों की हानि होती है। सरकार एवं प्रशासन से अपनी मांगे बनवाने के लिए भी लोग सरल तरीका वर्तमान समय में आतंकवाद फैलाना रहता है। आतंकवादी गतिविधियां फैल रही हैं, और जिससे क्या होता है, जैसे आपने देखा भारतीय संसद पर हमला हुआ, और बहुत सारे कश्मीर में हमला होता रहता है, तो ये सब सारे आतंकवादी घटनाएं। अगला है मारपीट। मारपीट भी जब मानव जन आपदा होती है, और इसका कोई विशेष लाभ नहीं होता है, लेकिन जैसे किसी व्यक्ति की चोरी न करने के लिए कहा जाए और चोरी को अच्छी बता रहा है, तो सत्य और सत्य के मध्य झगड़ा होना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, तो ये भी मारपीट भी एक प्रकार का आपदा है। और वैचारिक विचारों का भी कभी मेल नहीं खाता है। नैतिकता मानवता से जब जो है अलग हो जाते हैं, किसी को कोई भगवान को मानता है, किसी को नहीं मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई कहता है किसी की सेवा करना चाहिए, कोई कहता है नहीं सेवा करना चाहिए। तो ये सब जो है एक प्रकार की वैचारिक आपदाएं हैं। युद्ध से भी बहुत बड़ी हानि होती है। अभी आपने देखा कि फिलिस्तीन और जो गाजा इजराइल में जब लड़ाई हुई, तो कितने सारे लोग वहां पर, कितनी बिल्डिंग गिराई गई, कितने लोग मारे गए। तो ये सब युद्ध से भी, अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, कितने सारे युद्ध हुए वहां पर, बहुत सारे। आप एक ताजा ज्वलंत उदाहरण जानते हैं कि जापान के जब नागासाकी और हिरोशिमा शहरों में जब परमाणु बम गिराए गए तो कितनी जनहानि हुई। तो ये भी प्रकार की आपदाएं हैं। और आज जानते हैं हमारा पूरा भारत जो है, या पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम को धारणा को स्वीकार करने में
स्वीकार करना चाहिए, जिससे क्या हो, एक दूसरे के पराये का भेद खत्म हो, अपना पराया भेद खत्म हो और सब लोग एक दूसरे से प्रेम से रहें। अब बात करते हैं आपदा प्रबंधन की। आपदा प्रबंधन में डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे बाढ़ आपदा प्रबंधन। तो बाढ़ में जो है, आप जानते हैं कि अभी बाढ़ आई आपकी, जैसे दिल्ली बॉम्बे में बाढ़ आती रहती है ना। जब भूकंप तूफान आता है तो भी बाढ़ आ जाती है, तो हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, असीमित धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो इससे क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करने से नहीं होता है। तो सबसे पहला है कि वनों को प्रचुर मात्रा में लगाना चाहिए, जिससे बाढ़ का वेग कम हो जाता है। नागरिकों को तैरने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे वे अपना जीवन बचा सकें और दूसरों की सहायता करें। बाढ़ के पानी को बांध आदि बनाकर संरक्षण करना चाहिए, जिससे कि उसका उपयोग किया जा सके। बाढ़ की सूचना पूर्व में ही प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचानी चाहिए, जिससे कि वे उनका सामना करने की तैयारी कर सकें। दूसरा आता है भूकंप आपदा प्रबंधन। तो भूकंप में क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो है भूकंप के पूर्व सूचना देने यंत्रों की व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे कि भूकंप आने से पहले आवश्यक उपाय करें। भूकंप आने वाले स्थानों पर प्रायः लकड़ी के मकानों का निर्माण करना चाहिए। सीमेंट ईंटों से बनने वाले भूकंप रोधी तकनीकी के आधार पर घर बनाना चाहिए। भूकंप आने की स्थिति में सभी व्यक्तियों को खुले स्थान पर चले जाने चाहिए और सभी छात्रों को, छात्राओं को, व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि भूकंप आए तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे क्या बचना चाहिए। नेक्स्ट है महामारी आपदा प्रबंधन। तो महामारी में जो है, जैसे आप जानते हैं, पहला पॉइंट कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अति जनसंख्या वृद्धि पर महामारी के द्वारा ही नियंत्रण लगाती है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल में अनेक प्रकार की जहरीली गैसें एकत्रित होती रहती हैं। इन गैसों से महामारी फैलने की पूर्ण संभावना रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सदाचारी एवं चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि एड्स रोग जिसका कोई समाधान नहीं है, व्यभिचार से अधिक फैलता है। आप कोरोना को ही देख लीजिए, कितना सारा जो है एक दूसरे के संक्रमण के द्वारा फैल जाता है। तो ये भी जो है एक प्रकार की महामारी है। महामारी तो इस प्रकार से महामारी को रोकने के लिए पूर्व में ही स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त कर लेना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता होने पर उसका पूर्ण लाभ लिया जा सके। अब आका सूखा आपदा प्रबंधन। जब सूखा आता है तो भी हमारी कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और अकाल की संभावना हो जाती है। तो सूखा से बचने के लिए अधिकतम मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि अधिक वर्षा हो। जल के संचयन की व्यवस्था करना चाहिए, भूमिगत स्रोतों में जिससे वृद्धि हो। जल को अमूल्य प्राकृतिक संसाधन मानकर उसको व्यर्थ में ही न बहने दिया जाए। भूमिगत जल स्रोतों से जल खींचने की पर्याप्त एवं उचित तकनीकों का विकास करना चाहिए, जिससे कि सूखे की समस्या का समाधान हो सके। तूफान आपदा प्रबंधन, जानते हैं तूफान को, तो ऐसी तकनीक का विकास किया जाए जो समुद्री तूफान एवं हवा से संबंधित तूफान की संरचना पूर्व में ही हो जाए, जिससे कि उपयुक्त प्रबंधन किया जा सके। मकान निर्माण की तकनीकी इस प्रकार होनी चाहिए कि जो कि तेज हवाओं को सहन कर सके। प्रशासन को भी तूफान से संबंधित विनाश को रोकने के लिए एक पृथक विभाग गठित करना चाहिए, जो कि तूफान संबंधित समस्याओं का समाधान हो सके। और नेक्स्ट है अति वृष्टि आपदा प्रबंधन। जब ज्यादा पानी बरसे तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले कि वर्षा के पानी के संग्रहण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग किया जा सके। अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से उन फसलों का उत्पादन करना चाहिए जो अधिक वर्षा में होते हैं, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा। प्रशासन को अतिवृष्टि से प्राप्त जल के उचित उपयोग की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उससे होने वाली जन और धन हानि को रोकने से रोका जा सके। अगला है प्रशासन को जलाशयों एवं बांधों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे कि अधिक जल संग्रहण किया जाए। और लास्ट है वन अग्नि। तो वन में जो अग्नि लग जाती है तो वन विभाग को चाहिए पतझड़ के समय आग लगने के कारणों पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि उस समय वनाग के अधिक अवसर होते हैं। वनों में भ्रमण करने वाले नागरिकों को समझाया जाए कि ज्वलनशील सामग्री के साथ वनों में न जाएं तथा अग्नि जलाने का प्रयास न करें। वन में आग लगने की सूचना पर तुरंत बुझाने का प्रयास किया जाए, जिससे कि वनाग्नि रूप धारण न कर सके। इस प्रकार से तकनीकी का विकास किया जाए, जिससे वनों में लगने वाले कि वनों में आग लगने की तुरंत सूचना मिल जाए। जैसे आप देखें, अभी जो चित्रकूट में काफी दिनों तक आग जलती रही,
तो ये आपका जो है वनाग्नि आपदा प्रबंधन हो गया। अब कुछ प्रश्न है, इनके उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी आपदाएं मानव जन आपदाओं से संबंधित हैं? हिंसा या आतंकवाद, बाढ़ एवं भूकंप, सूखा एवं महामारी, उपरोक्त सभी। मानव जन आपदाएं कौन सी हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए आप सभी। जल्दी से 5 सेकंड का समय है, जल्दी दीजिए, सभी लोग दीजिए उत्तर। वेरी गुड। तो इसमें आप देखें कि पहला वाला विकल्प हिंसा और आतंकवाद ये पूर्णतः मानव जन आपदाएं हैं, बाकी जो है सब प्रकृति जन आपदाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरणीय आपदाओं को विभाजित किया गया है कितनी आपदाओं में? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में? जल्दी से उत्तर दीजिए, 3 सेकंड का समय, जल्दी दीजिए। वेरी गुड। तो आप जानते हैं 2 भागों में बांटा गया है, प्रकृति जन्य और मानव जन्य। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रकृति जन्य आपदाओं से संबंधित है? बाढ़ एवं भूकंप, वनाग्नि एवं सूखा, महामारी एवं तूफान। तो इसमें कौन सा तो है प्रकृति जन्य है? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर चौथा विकल्प उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। तो आपने आज आपदा प्रबंधन सीखा, आपने जाना और भी आप अन्य जगह से भी पढ़ें। इस प्रकार से आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।